तो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था अबाउट दी फेजान्स रूल, जो फेजान रूल कहता है कि नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट, जहां पे हमने पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी, कैटायन की पोलराइजिंग पावर और एनायन की पोलराइजिबिलिटी, उसके फैक्टर्स की कैटायन होगा तो वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, एनायन होगा तो वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, और तमाम तरह की बातें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। आज की क्लास में हम लोग को एक नए टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कुल मिला के अपन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कितना नाम पढ़े थे? 4 नाम पढ़े थे। आयनिक बॉन्ड, उसके बाद फेजान्स रूल के बाद कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद आएगा कोऑर्डिनेट और लास्ट में मेटालिक बॉन्ड। तो इससे आपका चारों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखिए लैंगमुइर, LANGMUIR साइंटिस्ट का नाम है। इन द ईयर 1919 में इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस्ड अ टर्म कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो 1919 में लैंगम्यूर नाम के एक साइंटिस्ट थे, लंगूर नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, लैंगम्यूर है, आप लोग ऐसे नहीं सर लंगूर बोल दीजिए। लैंगम्यूर जो कि एक टर्म इंट्रोड्यूस किए जिसका नाम था कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड, लिखिए फुल स्टॉप, द बॉन्ड फॉर्म by mutual sharing of electron. The bond formed by mutual sharing of electron between two atoms is called कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में बॉन्ड बना रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड फुल स्टॉप देके आगे लिखिए, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन two electronegative atoms, two electronegative atoms of non-metal। मैंने आपसे पहले भी क्लासिफिकेशन में लिखवाया था कि कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल के। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, इसका एग्जाम्पल है क्लोरीन, इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन गैस, इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन गैस। ये तमाम तरह के जितने भी गैसेस हैं, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल्स के बीच में इन तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। डन, हेडिंग डालिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मुख्यतः ये 3 प्रकार का होता है। पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन है, अब इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन आपस में अपने संख्या को पूरा करने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग कर लिया, उससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ उसको क्या कहते हैं?
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली यहां पर दूसरा होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ऐसे दो एलिमेंट्स, खास करके उसमें भी नॉन मेटल, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, इसके आउटरमोस्ट में 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6, आपस में क्या किए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बना, से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ उसको क्या कहते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और सिमिलरली तीसरा होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है जहां पर ये एक नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 1 5, सिमिलरली एक और नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 1 5, आपस में ये लोग स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लिए, शेयर कर लिए। इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ उसको क्या कहते हैं, इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। पहला जो बॉन्डिंग होता है, अभी बस थ्योरी के रूप में ध्यान रखिए, पहला बॉन्ड जो होता है उसको बोलते हैं सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई। कैसे होता है हम लोग पढ़ेंगे आगे। पहला सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा और बाकी के 2 बॉन्ड पाई। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वहां सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड होता है, वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बनता है जिसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड बना तो एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा 2 पाई। इस प्रकार से ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन है टाइप्स है, ये किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के आधार पर आपका ये पहला क्लासिफिकेशन। बढ़े आगे, लिख लिए। मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड on the basis of polarity, on the basis of polarity, on the basis of polarity। अब on the basis of polarity की जब आप बात करेंगे तो ये 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, जहां पर बॉन्ड जो है वो पोलर नेचर का हो। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, मैं वाटर की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जो इन दोनों के बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो ज्यादातर किसके पास रहने लगा, ऑक्सीजन के पास रहने लगा। क्यों ऑक्सीजन के पास रहने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादातर अपने पास रखेगा, ज्यादातर अपने पास रखने लगा तो इसके ऊपर क्या पैदा हो गया, चार्ज पैदा हो गया। ज्यादातर अपने पास रखने का ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीटली ले लेगा,
वो सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर डिस्टॉर्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर झुका लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पूरा पूरा माइनस नहीं आया है, डेल माइनस माने स्मॉल नेगेटिव चार्ज। डेल का मतलब होता है वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज, बट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दी रीजन क्या है उसका, ड्यू टू दी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेयर एज जो दूसरा टाइप है दैट इज, दूसरा टाइप है दैट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां होगी वहां तो पोलर बनेगा, और जहां डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी वहां नॉन पोलर। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हुआ, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे दोनों ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था। जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है इसमें दोनों ने अपना अपना क्या दिया था, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब चूंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है तो ना इधर झुक पाया ना इधर झुक पाया, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का क्या है, सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, और जहां पर इस तरह का पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा वहां पर नॉन पोलर, यानी वहां पर कोई पोल डेवलप नहीं करेगा, वहां पे कोई पोल डेवलप नहीं करेगा। तो इस तरह के जहां बॉन्डिंग होती है उसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। तो थर्ड क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड on the basis of number of electron in valence shell, number of electron in valence shell। इसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या पढ़े थे क्या, एक पढ़े थे हाइपो कोवेलेंट, कहां पे पढ़े थे याद आ रहा है, हाइपोकोवेलेंट बॉन्ड या हाइपोकोवेलेंट कंपाउंड कहीं पढ़े हैं, देखिए हाइपो और हाइपर, हाइपो और हाइपर, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, ऑक्टेट रूल के, ऑक्टेट रूल के किस में, ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस में, देखिए लिखे हैं ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस में हम लोगों ने ये बात लिखी है, देखिए हाइपोकोवेलेंट कंपाउंड लिखे हैं ना, राइट। द कंपाउंड विच हैव इलेक्ट्रॉन लेस देन 8, इसके बारे में लिखिए, द कंपाउंड विच हैव इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8 present in the outermost shell, the compound which have electrons less than 8 present in the outermost shell is called इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और हाइपर हाइपो कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसका एक एग्जांपल है BF3। क्या एग्जांपल है, BF3। बोरोन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन के आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके इधर एक फ्लोरीन है, इधर एक फ्लोरीन है और इधर एक फ्लोरीन है, 3 यहाँ पे कौन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के आउटरमोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी। तो ये एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये दूसरा बॉन्ड यहाँ बना और तीसरा बॉन्ड यहाँ बना। अब आप इनके ना जब ये गिनोगे, इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब इसका गिनिएगा तो इसके कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन, number of electrons are less than 8 electrons in the outermost shell। outermost shell में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस है ना। ये आपका BF3 का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ BF3। ऐसे ही एक और एग्जांपल बनाते हैं, AlCl3, जो बार बार मैं बनाता भी हूं, AlCl3, और ये कोवेलेंट ही क्यों होता है। अब तो इसके ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कोवेलेंट क्यों होता है। कोवेलेंट क्यों होता है, कौन बताया कि AlCl3 कोवेलेंट होता है। अरे बताए थे ना, कौन बनाया था कि AlCl3 कोवेलेंट होता है। देखिए बोल ही नहीं रहे हैं, लुईस। अरे फैजान ने बोला ना कि 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट। इस तरह से आप क्लोरीन में सबके आउटरमोस्ट सेल में कितना डाल रहे हो, 7-7 इलेक्ट्रॉन। आपस में इसकी क्या करा दो, शेयरिंग करा दो। एक बॉन्ड यहां बन गया, एक बॉन्ड यहां बन गई और एक बॉन्ड यहां। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आप गिनोगे, इसके तो 8 पूरे हो गए होंगे, इसके भी 8 पूरे हो गए होंगे, इसके भी 8 पूरे हो गए होंगे, लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसके कितने हैं, 6 हैं, जो कि क्या है, जो कि लेस देन, जो कि क्या है, लेस देन क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8 है। और जहां पर लेस देन 8 है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोकोवेलेंट बॉन्ड। तो ये 2 एग्जाम्पल अपनी कॉपी में बना लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि हमने ऐसा बनवाया होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे फैजान्स रूल, या उससे पहले भी बनवाए होंगे। नेक्स्ट लिखिए, हाइपर कोवेलेंट बॉन्ड। बढ़ जाए आगे, जैसा ये वैसा ही है, खाली F के जगह पर कौन आ गया, Cl आ गया, लगभग सेम ही है देखने में। बढ़े, हेडिंग डालिए हाइपर कोवेलेंट बॉन्ड। हाइपर कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, व्हाट इज हाइपर कोवेलेंट बॉन्ड। हाइपर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जहां पे आउटरमोस्ट सेल में 8 से ज्यादा हो। लिखिए हाइपर कोवेलेंट बॉन्ड, ये सेकेंड टाइप है उसका क्लासिफिकेशन का, हाइपर कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। इसका पहले आप वो लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखिए, राइट। द कंपाउंड विच हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, द कंपाउंड विच हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, the compounds which have more than 8 electron in the outermost shell is called electron rich species or hypercovalent compound containing hypercovalent bond. The compound which have more than 8 electron in the outermost shell is called electron rich species or hypercovalent कंपाउंड कंटेनिंग हाइपरकोवेलेंट बॉन्ड। इसके अंदर भी 2 एग्जाम्पल देखते हैं। एक है IF6 का। IF6 में सेंट्रल एटम कौन होगा, आयोडीन होगा। आयोडीन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आयोडीन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। IF6 से अच्छा है SF6 बनाते हैं, IF6 अपवाद है। IF6 से अच्छा है आप SF6 देखिए, SF6 देखिए। यहाँ पे सल्फर ले लेता हूँ। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। और इसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, इसके चारों तरफ लगा रहे हैं फ्लोरीन।
1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन। हर फ्लोरीन के आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। साथ साथ बनाते चलिए तो समय की बचत होगी। अब इसकी करा देनी है बॉन्डिंग। एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। ये जो कंपाउंड बना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? IF6 कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? IF6 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? IF6 कहते हैं। इसी को IF6 कहते हैं। IF6 SF6 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? SF6 कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज SF6। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स गिनती करता हूं। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8, पर बीच वाले के 12 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया? हाइपर कोवेलेंट कंपाउंड कंटेनिंग हाइपर कोवेलेंट बॉन्ड। डन। ऐसे ही एक और एग्जांपल इसका हम लोग पहले बना चुके हैं। कौन सा बनाया देखिए तो? PCl5। तो एक लगे यहाँ तो PCl5 भी बना ही लीजिए। ये सब जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए अच्छा है। स्ट्रक्चर से ही PCl5 फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5। और PCl5 में दूसरा कौन है? Cl है। 1 2 3 4 और एक 5। सबके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 7 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब उसकी आप करा दो बॉन्डिंग। जब इसकी बॉन्डिंग कराओगे तो एक बॉन्ड ये बनेगा, एक बॉन्ड ये बनेगा, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया और एक बॉन्ड ये बन गया। इसके आउटर मोस्ट सेल में सब में इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए। इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, पर इसमें 5 5 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 8। और चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 है, इसका मतलब ये क्या है? हाइपर कोवेलेंट कंपाउंड है। बढ़े आगे, हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ, एक ही बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट properties of covalent compound. Covalent bond containing compounds are called as covalent compounds. तो उनकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। उसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है दैट इज पॉइंट नंबर 1 इज फिजिकल स्टेट। पहला क्या है? फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट का ऐसा है कि ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं इसमें ये तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लिखिए कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स।
covalent compound exist in all three states. Covalent compound exist in all three states, that is solid, liquid and gases. That is solid, liquid and gases. Due to weak intermolecular forces, due to weak intermolecular forces, due to weak intermolecular forces, they exist more in liquid and gaseous state. They exist more in liquid and gaseous state, and very few compound exist in solid state. Very few compound exist in solid state. ज्यादातर जो कोवेलेंट के मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं वो सब गैसेस या लिक्विड है, बहुत कम ही सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. तो फिजिकल स्टेट में आप क्या लिख सकते हो? पहला पॉइंट, दे एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, ऑल थ्री स्टेट्स. दूसरा पॉइंट, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है यहां पे, जिसकी वजह से ज्यादातर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोस्टली. थैंक यू, सॉरी. मोस्टली दे एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड gaseous state, very few in solid state. solid state के very few में कुछ एग्जाम्पल, डायमंड. डायमंड क्या होता है? सॉलिड. ग्रेफाइट सॉलिड. शुगर चीनी क्या है? शुगर क्या है? अरे तो NaCl आयनिक है, माने शुगर भी आयनिक हो जाएगा. शुगर एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं. पढ़ेंगे पूरा, एक चैप्टर में पूरा एक यूनिट है ग्लूकोज, उसके अंदर पूरा शुगर शुगर ही पढ़ना है चारों तरफ. डन. पॉइंट नंबर 2, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बड़े आगे ये तो यही लिखवाए हैं, उसको बस पॉइंट वाइज लिख दिए हैं. पॉइंट नंबर 2, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सॉलिड्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सॉरी, आयनिक कंपाउंड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि उसके बॉन्ड जो है काफी स्ट्रांग होते हैं. पर कोवेलेंट में अभी आपने देखा कि ये आयनिक से इसका बॉन्ड थोड़ा कमजोर है, तब ने लिखा था वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अब कहीं पे भी अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरैक्शन है, अगर ये वीकर है तो क्या होगा? बॉन्ड आसानी से टूट जाएगी. तो यहां पे इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा. तो लिखिए, जनरली द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लोअर. Generally, the melting and boiling point of covalent compounds are lower due to the melting and boiling point of covalent compounds are lower due to the presence of weak intermolecular forces of attraction. 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 Weak intermolecular forces of attraction.
किसकी वजह से? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, कोवेलेंट bonds are non-directional in nature। ये कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और यही कारण है इनके वीक होने का। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, और वीक होने का कारण क्या है? इनका नॉन डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है? ज्यादा होती है। नॉन डायरेक्शनल में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है? कम होती है। ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कमजोर हो जाता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा उसका मतलब ही है कि वहां पे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं। डन। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कमजोर होता है। डन। नेक्स्ट, solubility, point number 3. Next is solubility of covalent compound, point number 3, solubility। अब देखिए, solubility डिपेंड करता है उसकी पोलैरिटी के ऊपर। जो ज्यादा पोलर होगा वो पोलर में डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। solubility का तो एक ही लाइन पहले भी पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व like, polar solute dissolved in polar solvent, non-polar solute dissolved in non-polar solvent। अब चूंकि इसकी पोलैरिटी कम होती है, जनरली इसकी पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज लोअर, therefore it is less soluble in polar solvent, और जिसकी पोलैरिटी क्या होगी? नहीं होगी। द कंपाउंड हैविंग नो पोलैरिटी, वो क्या होगा? easily get dissolved in non-polar solvent। तो ये एक ऐसी चीज है जो पोलर में भी डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में भी। जिसमें पोलैरिटी वो किस में डिसॉल्व हो जाएगा? पोलर में। और जिसमें पोलैरिटी नहीं है वो किस में डिसॉल्व हो जाएगा? नॉन पोलर में। कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट के नाम लिख लीजिए। एग्जाम्पल में कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट के नाम लिख लीजिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। CCl4, CH2Cl2, बेंजीन C6H6, ये सब क्या है? नॉन पोलर। अब ये कैसे हम लोग पता कर रहे हैं? सर आपको कैसे पता चल जा रहा है कि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है? ऐसे मन में डाउट आएगा, उसको भी जस्टिफाई कर देंगे। कैसे आपको पता चल रहा है कि ये पोलर होगा और ये नॉन पोलर होगा? इवन C6Cl6 ये भी नॉन पोलर होगा। कैसे? बढ़े आगे, C6Cl6 को ही दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। C6Cl6 आपको दिखेगा कैसे वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का मतलब होता है म्यू, जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल
मोमेंट ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी म्यू अगर इक्वल टू 0 हो गया तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि ये नॉन पोलर है। और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट n ब्रैकेट n प्लस 2 वेयर n इज नंबर ऑफ व्हाट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। खैर ये तो हो गया कि फॉर्मूला निकाल के उसके बेसिस पर, हम लोग को इतना बुद्धि नहीं लगाना है। मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, CCl6, आप CCl6 का एग्जांपल देखिए, कार्बन 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 और कार्बन, इन सब पर यहां क्या लग गया, इन सब पर यहां Cl लग गया, इन सब पर यहां पर क्या लग गया, Cl लग गया। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इसके ऊपर डेल माइनस, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल प्लस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल प्लस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल प्लस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल प्लस। सिमिलरली इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। यहां तक कोई डाउट? अब अगर इसमें डाउट नहीं है तो डाइपोल जो है ये एक्ट करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डाइपोल यहां भी एक्ट करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। बहुत डिटेल में क्लास 12 में पढ़ेंगे इसके बारे में, पूरा कैलकुलेशन करते हैं डाइपोल मोमेंट। इसी तरह यहां पे क्या होगा, इस तरफ, और यहां पे क्या होगा, इस तरफ। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, इस तरफ, और यहां पे क्या होगा, इस तरफ। अब देखिए आपस में दोनों सेम है, कट गया। ये भी आपस में इक्वल एंड अपोजिट, कट गया। ये भी आपस में इक्वल एंड अपोजिट, कट गया। सारा कैंसल आउट हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर क्या आया, म्यू इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डाइपोल इज 0। डाइपोल 0 मतलब इसमें पोलैरिटी डेवलप नहीं होगा। पोलैरिटी डेवलप नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर की पोलर, नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट बन जाएगा। ऐसे ही जितना एग्जांपल लिखे सबका स्ट्रक्चर बनाइए, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव के आधार पर आप CCl ऐसे लिखिए। लिखने के बाद उसको आप सॉल्व कीजिए, कटिंग करिए, वेक्टर को काट दीजिए। अगर सारा वेक्टर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया तो उसका डाइपोल 0। अगर सारा वेक्टर आपस में कैंसिल आउट नहीं किया तो उसका डाइपोल 0 नहीं। जैसे ठीक अगला एक एग्जांपल आप पानी का ले लीजिए। पानी का लीजिएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको हम लोगों ने पोलर की कैटेगरी में रखा हुआ है। ध्यान से देखिए, ए इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस। यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है। दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर इधर। कितना पर? तो एट एन एंगल ऑफ 109 डिग्री पर। कितने डिग्री पर है ये वाला एंगल, कितना बना है, 109 डिग्री। हम उसको नहीं मालूम कितना डिग्री, हम सब वो थीटा ले रहे हैं। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ, इसका दो, इस वेक्टर का दो कंपोनेंट लीजिएगा ना, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। इसका भी दो कंपोनेंट लीजिएगा, एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा। सिमेट्रिकल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसल आउट। ओवरऑल डाइपोल कहां चला गया, ऊपर। क्योंकि ओवरऑल डाइपोल 0 हो गया तो डाइपोल इस क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। और जहां पर डाइपोल नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, पोलर की नॉन पोलर। इसीलिए वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट। समझ में आया क्या? उल्टा, अरे वेक्टर को पैरेलली आगे पीछे बढ़ा सकते, नहीं पढ़ाए थे? तो वेक्टर अगर मान लीजिए पहले यहां लिखा हुआ है तो इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यू कैन मूव एनी वेक्टर पैरेलली एनीवेयर। उसको हम ऐसे कर लिए, तो यही वेक्टर यहां ले आए, यही वेक्टर यहां ले आए, और नीचे वाले को आप काट दिए, ये वही बन गया। उसका कंपोनेंट ले लिए, 2 थीटा मान लेते तो इधर cos थीटा आता, उधर sin थीटा, इधर cos थीटा, इधर sin थीटा। cos cos कट जाता, ओवरऑल ऊपर sin थीटा चला जाता। वो कुछ ना मिल गया ना। हमको ये नहीं चाहिए कि कितना मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। अगर डाइपोल कुछ मिल रहा है मतलब नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब वो पोलर, पोलर मतलब पोलर सॉल्वेंट। इसी से हम निकालते हैं कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है।
पर अब पढ़ाते पढ़ाते हम लोग को तो याद हो गया है, तो हम जानते हैं कि पानी पोलर है, CCl4, CH2, Cl2, C6H6, ये सब क्या है, नॉन पोलर है। तो ना पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, लेकिन कैसे याद हुआ है, हम लोग उसका स्ट्रक्चर को एक बार ना एक बार ऐसे करके पूरा देखे होंगे कभी ना कभी। इसी चैप्टर के अंत में आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, यहां पे आपको ये निकालना है कि किसका डाइपोल मोमेंट होगा, किसका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। जिसका डाइपोल होगा वो पोलर, जिसका डाइपोल नहीं होगा वो नॉन पोलर। क्लियर? लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी लिखिए। क्या प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। उसमें चौथा नंबर लिखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि ज्यादातर ये नॉन पोलर होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना के बराबर होती है। एक तो ऐसे भी नॉन मेटल से बना हुआ है तो इसमें कंडक्टिविटी नहीं ही होती है, तो आप उसमें लिख दीजिए एज मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड आर मेड फ्रॉम नॉन मेटल्स, therefore they do not conduct, therefore they do not conduct। एक मिनट, डू नॉट कंडक्ट, हाँ क्या बोले? हाँ, उसके ऊपर फ्री चार्ज होगा ना, कंडक्टिविटी फ्री चार्ज थोड़ी है, पार्शियल चार्ज है, पार्शियल चार्ज से नहीं होगा। लेकिन इसका एक अपवाद है, उसका नाम क्या है? ग्रेफाइट। इसका एक अपवाद है, ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल, ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल conducts what? Electricity due to, very good, due to its structure, due to its structure। क्या ऐसी खास बात है इसके स्ट्रक्चर में, वो देखते हैं। उससे पहले आप इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए, कोई भी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एनी एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड conducts due to the presence of फ्री इलेक्ट्रॉन। जहां फ्री इलेक्ट्रॉन है वहीं कंडक्टिविटी है, बगैर फ्री इलेक्ट्रॉन के कंडक्टिविटी संभव नहीं है, बगैर फ्री इलेक्ट्रॉन के कंडक्टिविटी संभव नहीं है। तो जहां फ्री इलेक्ट्रॉन है वहीं पर कंडक्टिविटी है। अब खास करके ग्रेफाइट की एक विशेषता है जिसकी वजह से ये क्या करता है, कंडक्टिविटी दिखाता है। अब इसकी मैं स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। वैसे यहां तक लिख लिए, तो ये लिख लिए ना। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका आंसर किस में लाई करता है, उसके स्ट्रक्चर में लाई करता है। स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये कैसा है? लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्ड स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? क्या आप ये एक लेयर, किसी एक एटम पर आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये वाले एटम को ही आप ध्यान दे रहे हैं। इस वाले एटम में आप देखिएगा 3 बॉन्ड तो यहां बने हुए हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड यहां बना हुआ है, दिख रहा है। पर जो चौथा बॉन्ड है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, वो चौथा बॉन्ड किससे जाके बना? इस वाले इलेक्ट्रॉन, इस वाले एटम से आके बना हुआ है। तो 3 बॉन्ड जो है वो एक लेयर में है और जो चौथा बॉन्ड है वो एक लेयर का किस में है? दूसरा लेयर में। उससे क्या दिक्कत आ रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। उससे क्या दिक्कत आ रहा है? इसका बॉन्ड लेंथ कितना है? जो आपस में ये सब बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड लेंथ कितना है? 141.5 पिकोमीटर। वेयर एज एक लेयर से दूसरे लेयर का बॉन्ड लेंथ कितना है? 340 पिकोमीटर। 340 पिकोमीटर होने से हम लोग पढ़े हैं जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, पढ़े ना।
अब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, और ये इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, यानी रूम टेम्परेचर पर ही बिल्कुल स्लाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पर जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, वो वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर वो वाला बॉन्ड टूटा, अगर वो वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड मान लीजिए टूट गया, ये बॉन्ड क्या किया? टूट गया। अब ये बॉन्ड टूटेगा, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होगी? वहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पैदा होगा और एक फ्री इलेक्ट्रॉन, भाई एक बॉन्ड टूटेगा तो दो फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, तो यहां पे दो फ्री इलेक्ट्रॉन आया। जहां कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है वहीं पर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी पाया जाता है। अभी लास्ट स्लाइड में आपको लिखा था। तो ये स्ट्रक्चर को आपको क्या करना चाहिए? अपनी कॉपी में बना लेना चाहिए। हाँ, अरे क्या आप लोग बात करते, ये देखिए ऐसा क्या बात कर देते आप लोग, ये देखें, हम चाहते तो बना ही सकते थे। ये देखिए अभी तुरंत बना दे रहे हैं, क्या है इसमें? मैं तो इसलिए टाइम सेव करने के लिए ही कॉपी से उसमें से ये किया था। ये तो क्या था, ये तो हम कर ही सकते हैं क्या? ये बहुत आसान काम है। देखिए तुरंत दिखा दे रहा हूं बना के। एक लेयर और ये दूसरा लेयर, मैंने इसी एटम को दिखाया था, दोनों में एक एक एटम को दिखा दीजिए। इसके ये तीन बॉन्ड थे, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, और जो चौथा बॉन्ड था वो कहां से कहां बना हुआ था? वो ऊपर से नीचे की ओर बना था। इसका भी तीन बॉन्ड एक लेयर में और चौथा बॉन्ड, अब ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड लेंथ है यहां से यहां तक का, ये कितना है? 340 पिकोमीटर। और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कितना है? 141.5 पिकोमीटर। और ये जब जितने भी आप डॉट देख रहे हैं ये सब क्या है? दीज आर ऑल 1 and 1 कार्बन एटम्स। तो हम लोग को सारे से तो मतलब नहीं है, सिर्फ एक कार्बन एटम का पूरे डिटेल में आपको क्या करना चाहिए? दिखा देना है कि एक कार्बन एटम। ये तो बनाना कौन भारी काम है, हम तो बना ही देते हैं। हाँ, ये 1 था। हाँ वही ना, आप लोग के चक्कर में जो ना हो। और इसमें इस लेयर को, पहले लेयर को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लेयर 1 एंड दिस इज कॉल्ड एज लेयर 2। और जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से रूम टेम्परेचर पर बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। बॉन्ड क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा रूम टेम्परेचर पर ही। और रूम टेम्परेचर पर बॉन्ड ब्रेक किया तो किसकी उत्पत्ति होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उत्पत्ति होगी। और जहां कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उत्पत्ति होती है वहां पर क्या होता है? वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आती है। जहां फ्री इलेक्ट्रॉन वहां इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, और इसमें जो चूंकि काफी एक लेयर दूसरे ऊपर के स्लाइड कर सकता है तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स। इसका एक सेकेंड एप्लीकेशन भी है, इट इज ऑल्सो, और वो तो आप ऐसे डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं। पेंसिल का कभी शेडिंग, पेंसिल आर्ट कभी अगर किए हो, पेंसिल से शेडिंग वगैरह करते हैं तो उसके बाद उंगली से उसको आप क्या कीजिए, थोड़ा सा घिस लीजिए। घिसने के बाद देखिएगा एक उंगली दूसरी उंगली के ऊपर बड़ी आसानी से क्या कर जाती है? स्लाइड कर जाती है, बिकॉज ऑफ इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट। इसको ल्यूब्रिकेंट की तरह भी हम लोग क्या करते हैं? यूज में लेते हैं। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी काम आता है। ऐसे ग्रेफाइट के बहुत सारे यूजेज हैं, पर हम लोग को यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में देखना है, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है, नहीं हो गया। अब लिखिए लास्ट ये नया टॉपिक जो कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो टोटल प्रॉपर्टीज ध्यान हो गया, कौन कौन सा प्रॉपर्टी है? हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, लगभग सारी चीजें हमने उसके अंदर देख ली। अब थ्योरी स्टार्ट होगा, कोवेलेंट बॉन्ड रिलेटेड थ्योरी। अभी तो बस ये पता किए हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है, कितने प्रकार का है, क्या क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब उसके थ्योरीज में जाएंगे, अलग अलग थ्योरी है कोवेलेंट बॉन्ड को रिलेटेड।
अगले क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अगले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब दो बॉन्ड रह गया, एक कोऑर्डिनेट और दूसरा मेटालिक। अगले क्लास में ये दोनों ही बॉन्ड कंप्लीट करके हम लोग अब नई थ्योरी में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास का।